नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम शुरू करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो एक बार टॉपिक देख लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हम। पहला है फोर्स सिस्टम, बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज, कि फोर्स को हम कैसे ट्रांसमिट करा सकते हैं एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट। सिस्टम ऑफ फोर्सेज, रिजल्टेंट फोर्सेज कैसे निकालेंगे, एक से ज्यादा फोर्सेज लग रहे हैं तो। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्सेज। फिर वैरेगनॉन्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले फोर्स क्या है? फोर्स बस एक धक्का है या एक खिंचाव है जो आप किसी भी बॉडी पे लगाते हैं। दैट्स इट। तो फोर्स लगाने से क्या होगा? अगर तो बॉडी मूव कर गई बाय डिस्टेंस डी तो एक वर्क जनरेट हो जाएगा। फोर्स इंटू डिस्टेंस जो है वो हो गया वर्क डन। और या फिर अगर एक कोई बॉडी चल रही है ऑलरेडी और उसके ऊपर फोर्स लगाया तो वो बॉडी रुक जाएगी। वो भी एक वर्क डन है, नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा उसमें। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इससे आप समझ में आता है कि उसका एक मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन भी है। और ऐसा यूनिट इसकी है न्यूटन। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि हमारा सपोज कोई एक फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, यहाँ ये बराबर है इस सेम मैग्नीट्यूड फोर्स का, मैं यहां से उठा के यहां ले जाऊं तो ये सेम है। सिमिलरली ये बॉडी का शेप चेंज हो गया, कोई ऑब्लिक फोर्स लग रही है तो मैं इस लाइन ऑफ एक्शन में इस फोर्स को उठा के कहीं पे भी रख दूं तो वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा इस बॉडी पे। अब जैसे एक चक्का है इसमें, अब ये प्रिंसिपल दो फोर्सेस पे भी लगा सकते हैं कि इस बॉडी पे दो फोर्स लग रही हैं, एक ही काली एक ही संतरी। तो इस फोर्स को मैंने उठा के यहाँ से यहाँ ले गया और इस फोर्स को उठा के यहाँ से यहाँ ले गया अलोंग दी लाइन ऑफ एक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी फोर्स ट्रांसमिट करेंगे अलोंग दी लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल हमको बाद में बहुत काम आएगा, टू शिफ्ट दी फोर्सेस विदाउट चेंजिंग द इफेक्ट ऑन दी बॉडी। और जब हम एक किसी कॉम्प्लेक्स एक बॉडी पे कॉम्प्लेक्स फोर्स सिस्टम जब पढ़ेंगे उसके रिजल्टेंट निकालने होंगे तब ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत काम आएगा। तो एक बार फिर से दोहराऊंगा, फोर्स को आप उसकी लाइन ऑफ एक्शन में उठा के कहीं पे भी ले जाएं। जरूरी नहीं है कि ये बॉडी को टच करना चाहिए, आप चाहे तो ये लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करके यहां से भी लगा सकते हैं, तब भी इस बॉडी के ऊपर सेम इफेक्ट होगा इस फोर्स का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ये छोटे छोटे डेफिनेशन कई बार पूछ लेते हैं इससे कि क्या होता है, को प्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं। तो प्लेन आप समझते हैं कागज है जैसे, उसके ऊपर तो सारी फोर्सेस इस कागज के प्लेन पे ही हैं। या एक टेबल है सपोज, वो टेबल के प्लेन पे ही है ये, तो वो होगी सारी कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर होगी कोई परपेंडिकुलर हो गई। एक बार फिर से देख लेते हैं, कोप्लेनर फोर्सेस क्या होती हैं, जो एक प्लेन के अलोंग लगती हैं। नॉन कोप्लेनर है कोई एक प्लेन के परपेंडिकुलर लग गई या ऑब्लिक लग गई। मतलब तीन डायमेंशन यहाँ पे यूज हो गए। थ्री डी में फोर्सेज लग रही, ये सारी टू डी में लग रही है। फिर कंकरेंट फोर्सेज क्या होती हैं, जब मल्टीपल फोर्सेज एक पॉइंट से गुजरे तो वो हो गई कॉन्करेंट फोर्सेज। नॉन कंकरेंट, जब एक मल्टीपल फोर्सेज लग रही हैं लेकिन वो एक पॉइंट से नहीं गुजर रही हैं तो वो हो गई नॉन कॉन्करेंट। नॉन कंकरेंट पैरेलल फोर्सेस क्या है, नाम से ही पता चल रहा है दो फोर्सेस लग रही हैं एक एकदम पैरेलली, जो कि जिनका लाइन ऑफ एक्शन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इन्फिनिटी तक ऐसे ही जाएगा, तो ये हो गई पैरेलल फोर्सेस। फिर लाइक फोर्सेस क्या होती हैं, जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो। अनलाइक फोर्सेस जो हैं उनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। ये सारे कॉन्सेप्ट नॉन कोप्लेनर में भी आ सकते हैं कि हमारे कंकरेंट फोर्सेस मतलब एक पॉइंट से गुजर रही हैं। तो एक फोर्स जो सपोज ऐसे जेड डायरेक्शन से ऐसे निकल रही है और एक फोर्स यहाँ से ऐसे जा रही है, ये अलोंग द प्लेन है। और ये है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है या ऑब्लिक टू द प्लेन है, बट एक ही पॉइंट पे लग रही है। तो कंकरेंट नॉन कोप्लेनर। फिर नॉन कंकरेंट नॉन कोप्लेनर, तो सिमिलरली ये वाला फोर्स अगर यहाँ की बजाय यहाँ लग रहा होता तो ये हो गई नॉन कंकरेंट। फिर पैरेलल फोर्सेस, तो सपोज ये एक हमारा थ्री डी प्लेन है, उसमें एक फोर्स इधर लग रही है एक फोर्स इधर लग रही है एक फोर्स इधर जा रही है, तो ये दोनों फोर्सेस पैरेलल हो गई ये दोनों फोर्सेस पैरेलल हो गई। फिर इनके कॉम्बिनेशन में ये सवाल पूछ लेता है, व्हाट आर कंकरेंट को प्लेनर फोर्सेज। तो जो फोर्सेज एक पॉइंट से भी गुजर रही हैं और एक प्लेन में भी लाई कर रही हैं वो कंकरेंट को प्लेनर। नॉन कंकरेंट को प्लेनर, पैरेलल को प्लेनर, सिमिलरली ये सब इन दोनों को जोड़ के, तो जो फोर्सेज वो जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो हो गई उनके कॉम्बिनेशन से। तो ये ऐसे कई बार पूछ लेता है। चलिए फिर अब बढ़ते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज। रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज क्या है?
जब एक से ज्यादा फोर्स किसी एक बॉडी पे या एक पॉइंट पे लग रही हैं तो उनका एक हम उनको एक इक्विवेलेंट रिजल्टेंट फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। अब जैसे एक फोर्स लग रही है इधर P, एक फोर्स लग रही है इधर Q इस पॉइंट O पे, और P और Q दोनों आपस में बना रही है एंगल अल्फा, और रिजल्टेंट फोर्स बन रही है ये। तो अगर तो इन दोनों को हम एक पैरेललोग्राम के साइड्स को मान लें, और इस पैरेललोग्राम को हम कंप्लीट कर दें फिर, तो ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा P, तो ये वाला साइड काम का है नहीं, और ये है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, जो इस पैरेलल कंप्लीटेड पैरेललोग्राम के डायगोनल बनेगी, एंड उसी पॉइंट से जाएगी जहां से P और Q दोनों जा रहे हैं। So when two forces acting at a point are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, their resultant is represented by the diagonal passing through the same point. ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फिर एक इसका डेरिवेशन आता है कि R की वैल्यू क्या होगी P और Q के टर्म्स में। तो इस लेक्चर में भी और आगे अब हर लेक्चर में ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स में ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप समझ लीजिए। सपोज एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये आर है, आर क्या है, हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, द साइड विच इज ऑपोजिट टू दी 90 डिग्री और द राइट एंगल। और हाइपोटेन्यूज जो है बेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस ये जो बेस है इसका वैल्यू हो जाता है आर कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर है उसका वैल्यू हो जाता है आर साइन थीटा। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, तो ये बन जाता है tan थीटा। आर से आर कैंसिल हो जाता है, तो tan थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पहले भी पढ़ा होगा। तो एक बार मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से निकल आएगा cos थीटा इज इक्वल टू, तो ये है मेरा बेस, ये है परपेंडिकुलर, तो cos थीटा यहाँ से निकल गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है, और साइन थीटा यहाँ से हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तीन याद रखने होंगे, बहुत इजी है। इसको याद करने का मेरा एक सिंपल तरीका है कि कभी भी हाइपोटेन्यूज का प्रोजेक्शन बेस पे, बेस मतलब वो साइड होती है जो ये एंगल बना रही है राइट एंगल इसके साथ, तो हाइपोटेन्यूज का प्रोजेक्शन बेस पे होता है h cos थीटा, और उसका ऑपोजिट साइड में होता है h sin थीटा। अब यही प्रिंसिपल हम यहाँ लगाएंगे। अब इस राइट ट्राइंगल में ए सी डी, ये क्यू है वैल्यू क्योंकि ये पैरेललोग्राम, ये जो है ए डी, ये किसके बराबर हो गया, क्यू कॉस एल्फा। अब ये हम ये एंगल अल्फा था तो ये भी अल्फा है। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है, दो पैरेलल लाइंस हैं उनको एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट कराइए तो जो दो एंगल एंगल बनेगा वो बराबर बनेगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी फिर, क्यू साइन थीटा, सॉरी एल्फा। ठीक। अब इस ट्राइंगल में देखिए ओ सी डी ट्राइंगल में एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज हम रिप्लेस कर देंगे, ओ डी जो है बराबर है ओ ए प्लस ए डी के। अब ओ ए क्या है हमारा, पी है, ए डी क्या है, क्यू कॉस एल्फा, प्रोजेक्शन ऑफ क्यू ऑन द बेस, प्लस सी डी क्या है, क्यू साइन एल्फा पूरे का होल स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट खोल देंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर तो बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ये तो एज इट इज रहेगा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया इसमें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बच जाएगा, वो हो जाता है वन हमारा, ये भी एक क्यू कॉस अल्फा। तो इससे आर कितना निकल जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आर बराबर है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस एल्फा का अंडर रूट। अंडर रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं।
अब ये जो थीटा एंगल है, ये भी निकालना हमको बताना होता है कि रिजल्टेंट का एंगल वन ऑफ द फोर्सेस के साथ कितना बनेगा। तो हमने देखा tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन उसके लिए हमको चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल। हम ट्राइंगल पकड़ेंगे ओ सी डी, सेम ट्राइंगल। अब उसमें परपेंडिकुलर क्या है, ये क्यू साइन अल्फा, बेस क्या है पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। तो हमारा tan थीटा हो गया पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। तो जो थीटा एंगल है वो हमको बताना होगा कि किसके साथ हम बना रहे हैं। ठीक, तो जिस भी साइड के साथ थीटा एंगल हम बता रहे हैं पी, वो यहाँ पे बेस में आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी अकेले। और जिसके साथ ये थीटा एंगल नहीं बना रहे हैं रिजल्टेंट का, वो उसके साथ आएंगे ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा। बस ये है हमारी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। इसका डेरिवेशन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार डायरेक्ट पूछता है कि डिराइव स्टेट एंड डिराइव पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। चलिए फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट है ट्राइंगल लॉ। तो हमारा पैरेललोग्राम लॉ कब एप्लीकेबल है, जब दो फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लग रही हैं और एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इस पॉइंट से एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तब हम लगाते हैं पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करें, इसका रिजल्टेंट बनाएं, ये हमारा हो जाता है रिजल्टेंट। ठीक है, अब आता है ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ क्या है, इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, टेकन इन ऑर्डर, then the resultant of these two forces is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order। तो ये दो फोर्स लग रही हैं, सपोज इस पार्टिकल यहाँ O है, एक P इधर लग रहा है, Q इधर लग रहा है। तो इस ट्राइंगल को अगर हम कंप्लीट करते ऑर्डर में, तो P से O के यहाँ इस ठीक है, इनका नाम दे देते हैं, A से O की तरफ गए ऐसे, फिर O से B की तरफ गए ऐसे। अगर ऑर्डर में जाते तो ऐसे जाते, लेकिन ट्राइंगल लॉ बनता है कि रिजल्टेंट फोर्स जो है ऑपोजिट लगेगा। इस ऑर्डर के ऑपोजिट में जो लाइन बनेगी ट्राइंगल को कंप्लीट करते हुए, वो है हमारी रिजल्टेंट फोर्स। ये है हमारी ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। इसका डायरेक्ट डेफिनेशन बस पूछता है। फिर आता है लैमीज थ्योरम, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। तो क्या बोलती है ये, इट अप्लाइज व्हेन थ्री फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट एंड आर इन इक्विलिब्रियम। क्या है, तीन फोर्सेस एक पॉइंट पे लग रही हैं और इक्विलिब्रियम में है तीनों फोर्स, मतलब कि वो जिस भी बॉडी पे लग रही हैं, जिस भी एंगल्स पे लग रही हैं, उससे वो बॉडी हिल नहीं रही है, स्टैटिक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। ऑल फोर्सेस शुड ईदर पॉइंट टुवर्ड्स द पार्टिकल और बॉडी और अवे फ्रॉम इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्राइंगल लैमीज थ्योरम तो जनरली लोग याद कर लेते हैं, पर ये वाला लास्ट वाला पॉइंट भूल जाते हैं। इसमें क्या है कि तीनों फोर्स या तो अवे होनी चाहिए बॉडी से, पार्टिकल से, या टुवर्ड्स होनी चाहिए, तो ही लैमीज थ्योरम अप्लाई होती है। और ये कब है, जब तीन फोर्सेस अप्लाई हो रही हो। पैरेललोग्राम में एक पॉइंट के अवे तो लग रही थी, लेकिन दो फोर्सेस थी। ट्राइंगल लॉ में क्या था, एक टुवर्ड्स थी और एक अवे थी। लैमीज थ्योरम में है कि तीनों या तो अवे हो या टुवर्ड्स हो। तो क्या बोलता है ये, कि अगर ये फोर्स का मैग्नीट्यूड Q है, तो Q बटे साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू, तो साइन ऑफ गामा बराबर है P बटे साइन ऑफ बीटा बराबर है R बटे साइन अल्फा। ठीक, इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है। ये तीनों फोर्सेस को हम रीअरेंज कर लेते हैं बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। वो क्या बोलता है कि इस P को मैं यहाँ ले जाऊं ऐसे, तो देखिए यहाँ ले गया मैं इसको इस डायरेक्शन में, इस R को पैरेलल, एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, यहां से शिफ्ट करके यहाँ ऊपर ले गए ऐसे, इसी डायरेक्शन में, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। और हमारी जो एंगल है ये बाहर चले जाएंगे इस ट्रायंगल के, और हमारा एक साइन लॉ होता है ट्रायंगल में जो क्या बोलता है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, इसकी लेंथ सपोज R है,
तो आर अपॉन साइन ऑफ एंगल बिट बिट ऑपोजिट दिस साइड। तो इस साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा हो गया, ये इसका वैल्यू कितना है 180 माइनस अल्फा। तो साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्यू, ये क्यू साइड है, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है ये क्यू अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस गामा इज इक्वल टू पी अपॉन, ये साइड पी है, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है ये वाला, विच इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस बीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री से हमको पता है कि साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, सॉरी साइन अल्फा, और ये है साइन गामा और ये है साइन बीटा। तो यही हमने यहाँ ऊपर लिखा है, पी अपॉन साइन बीटा, आर अपॉन साइन अल्फा और क्यू अपॉन साइन गामा। बस ये है लेमिस थ्योरम। इसके बेस इस पे वैसे न्यूमेरिकल होता है कोई, जैसे एक ये छत है, यहाँ छत से एक बल्ब लटक रहा था सपोज, उसको हमने एक धागे से ऐसे खींच दिया। तो बताइए कि हर ये इस धागों में ये कितनी टेंशन आएगी, इसका वेट दिया हुआ है। और तो ये ट्रायंगल बन गया और यहाँ से हमको कुछ एंगल दिए होंगे, कुछ नोन होंगे, कुछ अननोन होंगे। ये फॉर्मूला लगाना है हमको बेसिक रेशियोज का और इससे निकाल देना है। ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कब यूज होता है, जब हमारा एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, मतलब हमारे मोर देन वन रिजिड बॉडी है टाइड और उस पर एक से ज्यादा फोर्सेज लग रहे हैं। तो सपोज एक इंक्लाइंड प्लेन है एंगल अल्फा का, एक M1 बॉडी है, एक M2 बॉडी है, एक पुली सिस्टम से कनेक्टेड है। तो हमको सपोज फोर्स रिजॉल्व करनी है इस थ्रेड में और इस थ्रेड में, कैसे निकालेंगे। तो हम इंडिविजुअल बॉडीज का डायग्राम एक सेपरेटली बना लेंगे सिमिलर एंगल पे, और फिर जितने भी फोर्सेज उस पर लग रहे हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे इन लाइनों से। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, हमको एक रेफरेंस एक्सिस एक्स और वाई मानने होते हैं। और ये क्यों मानने हैं, ये काम आएगा जब हमको ये रिजॉल्व करना होगा। तो ये इधर एच कॉस थीटा होगा, तो वो तभी होगा जब हमने ये कोई एक रेफरेंस एक्सिस एक्स माना है जिसके साथ एक एंगल थीटा हम नोन बना रहे हैं। तो इसके लिए काम आते हैं रेफरेंस एक्सिस बनाने। ये रेफरेंस एक्सिस जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ऐसे ही लो। अब जैसे ये थ्रेड है तो इस थ्रेड के पैरेलल भी आप ले सकते हैं, और इसके परपेंडिकुलर इसको एक्स मानेंगे तो इसका परपेंडिकुलर जो है वो वाई हो जाएगा। ये आगे कॉन्सेप्ट्स में काम आएगा कि ये रेफरेंस एक्सिस को हम अपने मन से इधर उधर माने तो हमारे प्रॉब्लम्स इजी हो जाते हैं सॉल्व करने। ठीक है, ये याद रखिएगा बात कि जो एक्स और वाई है जरूरी नहीं है उसको हम नॉर्मल ऐसे परपेंडिकुलरली सॉल्व रिजॉल्व करें या माने। उनको हम किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं। यहाँ पे भी जैसे इस बॉडी के लिए हमने इसको इधर इधर मान लिया, इस बॉडी के लिए हम नॉर्मल मान लेंगे कि ये वाई है और ये एक्स है। तो हमारी सुविधा के हिसाब से वट एवर इज कन्वीनियंट टू अस, हम ये एक्स और वाई का डायरेक्शन अपने से चूज कर सकते हैं। तो अब ये बॉडी हमने माना, तो एक इस पे वर्टिकल डाउनवर्ड एक वेट लगेगा, ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो वो क्या होता है, वेट इज इक्वल टू mg। फिर ये जो वेट यहाँ नीचे लग रहा है, एक इसके ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये इसको एक नॉर्मल रिएक्शन भी देगा। न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जितना वेट इस डायरेक्शन में लग रहा है उसका एक ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगा। वो नॉर्मल रिएक्शन एन से बोल दिया हमने। अब सपोज फ्रिक्शन भी लग रहा होता और यहाँ ऊपर की तरफ इस बॉडी की ऊपर जाने की टेंडेंसी है, इस धागा ये धागा से पकड़ के कोई खींच रहा है इस बॉडी को, तो फ्रिक्शन जो है डाउनवर्ड्स लगेगा, उसको हमने एफ आर से मान लिया। फिर ये धागा जो खींच रहे हैं इस धागे में एक टेंशन रहेगा, उसको हमने टी मान लिया। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मोटा मोटी कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एक आप बॉडी को आइसोलेशन में आप देखिए और फिर उसके ऊपर जितने फोर्सेज लग रहे हैं अपनी कोई एक रेफरेंस एक्सिस कन्वीनियंट मान के सारे फोर्सेज को हम लिख लेंगे। उससे बहुत ईजी हो जाता है सॉल्व करना। और इस बॉडी पे क्या लग रहा है, एक नीचे वेट लग रहा है इसका, ग्रेविटी जो इसको पुल कर रही है mg, और एक ऊपर जो टेंशन है जो इसको ऊपर पुल कर रहा है। अगर अब एक कंडीशन दिया है कि मान लीजिए कि ये सिस्टम ऑफ बॉडीज इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है मतलब ना ये बॉडी हिल रही है ना ये बॉडी हिल रही है, तो उसमें हम उससे हम ये डिराइव कर सकते हैं, ये प्रूव भी कर सकते हैं कि इसमें जो टेंशन है और इस धागे में जो टेंशन है वो बराबर होगा। फिर इसमें हम मान सकते हैं फ्रिक्शन लग रहा है नहीं लग रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ गिवन है नहीं गिवन है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये अजम्पशंस हमारे उसमें दिए होंगे क्वेश्चन में। उन अजम्पशंस को और मान उन अजम्पशंस को लेते हुए हम इन फोर्सेस को सॉल्व कर लेंगे। ये मोस्टली पूछा होगा ले लेते कि निकालिए धागे में कितना टेंशन है, ये बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना है, या फ्रिक्शनल फोर्स सपोज दिया होगा कितना लग रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालिए, एंड सो ऑन सो।
इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे। ठीक है। एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या बोलता है? देखिए क्या बोल रहे हैं, द पैरेलल फोर्सेज हैव लाइंस ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल फोर्सेज क्या होते हैं? जिनके लाइंस ऑफ एक्शन कभी भी मीट नहीं करेंगे। अब मीट नहीं करेंगे तो हम उस पर कभी भी ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज या ट्राइंगल लॉ कुछ लगा नहीं सकते हैं। इसीलिए फिर हम उसको वो सब सॉल्व करने के लिए हम निकाल लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इसी से रिलेटेड एक थ्योरम भी आएगी, वो भी हम पढ़ेंगे। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या बोलता है? सपोज आपने ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने +1 +2 में शायद पढ़ा हो कि एक दरवाजा है, वो दरवाजे को सपोज आपको खोलना है, तो आप उसमें फोर्स, यहाँ पे नॉब है, यहाँ फोर्स लगाते हैं, तो वो फोर्स, तो मोमेंट जो है वो हिंजेस के अलोंग एक्ट करेगा, कब्जों पे एक्ट करेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस, इसको बोलते हैं मोमेंट, इसको बोलते हैं टॉर्क भी। तो अब ये बात एक याद रखने की है कि जो मोमेंट है वो हमेशा किसी एक पॉइंट के अबाउट हम निकालते हैं। यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि इस ओ पॉइंट के अबाउट इस फोर्स एफ का कितना मोमेंट है, वो है एफ गुणे आर। आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम दिस पॉइंट ओ। अब हम इस पॉइंट ओ को यहाँ पे भी मान सकते थे, तो यहाँ निकालने के लिए हमको ये लाइन ऑफ एक्शन ऐसे एक्सटेंड करना होगा और ये डिस्टेंस कंसिडर करना होगा। ये सपोज R1 है। अब इस पॉइंट ओ प्राइम को हम सपोज यहाँ पे भी मान सकते थे। तो हमारी मर्जी है कि हम किस पॉइंट के अबाउट इस मोमेंट को निकाल रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात इसमें दो हैं, एक कि उसको मल्टीप्लाई करना है फोर्स से, और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। तो इसमें आगे एक प्रॉब्लम आएंगे। सपोज कि ऐसे एक ट्राइंगल है, एक इसके ऊपर कोई बॉडी पड़ी है, उसके ऊपर ऐसे फोर्स लग रहा है, तो इसका मोमेंट कुछ निकालना है हमको इस पॉइंट के अबाउट। तो ये, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे बनेगा, हमारा पॉइंट है ऐसे, तो हमको परपेंडिकुलर ऐसे निकालना होगा। बट डायग्राम वगैरह ऐसे बने होंगे कि ये परपेंडिकुलर हमको डायरेक्टली एविडेंट नहीं होगा कई बार। तो उसके लिए हम फिर फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के लिए अगेन सेम चीज है, हाइपोटेन्यूज, ये एंगल थीटा, तो इसका प्रोजेक्शन इधर हो गया एच कॉस थीटा। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिजॉल्व करने के लिए। हाइपोटेन्यूज को का प्रोजेक्शन बेस पे, एक चीज याद रख लीजिए, उसके ऑपोजिट हो गया साइन थीटा, फिर tan थीटा होता है दोनों का डिवाइड। तो आप सिर्फ एक चीज याद रख लेंगे, बाकी सब याद हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज का प्रोजेक्शन बेस पे कितना है। ठीक। चलिए अब वेरिग्नूज थ्योरम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका डेरिवेशन भी डायरेक्ट पूछ लेता है कई बार, और इसका एप्लीकेशन भी है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में, हम करेंगे आगे सीखेंगे। तो देखिए क्या बोलता है वेरिग्नोस थ्योरम, मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स अबाउट दैट पॉइंट। आसान भाषा में क्या मतलब है, दो फोर्सेस दिए हुए हैं F1 F2, ये अलग अलग कलर में मैंने रिप्रेजेंट किया है ताकि आसान हो जाए समझना। तो ये क्या, और इनका रिजल्टेंट सपोज R है, ये पैरेललोग्राम लॉ से यहाँ से जा रहे हैं कि रिजल्टेंट फोर्स जो R है उसका एक मोमेंट हम निकालें पॉइंट M के अबाउट सपोज, तो वो क्या होगा R इंटू ये छोटा वाला R यहाँ, ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ मैंने बनाया है ये। तो वेरिग्नोस थ्योरम क्या बोलती है कि R इंटू आर इज इक्वल टू, ये जो R है वो दो फोर्सेस F1 और F2 का रिजल्टेंट था। तो F1 और F2 जो है, एक इसको हम दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि F1 एंड F2 आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ R। तो F1 कॉम्पोनेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेम पॉइंट F1 R1 प्लस F2 R2, ये है वेरिग्नोस थ्योरम। Resultant of force R into R is equal to F1 into R1 plus F2 into R2, सेम पॉइंट से परपेंडिकुलर है। अब हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे। ठीक, वो सेम डायग्राम है, घबराना नहीं है, बस एक राइट ट्राइंगल्स बनाने हैं हमको, क्योंकि हमने सीखा है अभी कि एक राइट ट्राइंगल होने से कंपोनेंट्स रिजॉल्व करना आसान हो जाता है। हाइपोटेन्यूज का प्रोजेक्शन बेस पे एच कॉस थीटा, बस यही प्रिंसिपल लगेगा। और क्योंकि हमारे इस पुराने वाले डायग्राम में राइट एंगल्स कम है, तीन ही राइट एंगल्स हैं, हमको थोड़े और ज्यादा चाहिए, बस वही बनाने के लिए ये डायग्राम को ऐसे एक्सटेंड किया है। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन का, वो क्या बोलता है, आर इंटू आर। अब देखिए आर क्या है, अब हम एक ट्राइंगल लें O M M2, O M M2, इस ट्राइंगल में ये अब ये n क्या है, वो पॉइंट जहां जिसके अबाउट हमको मोमेंट निकालना है। मान लेते हैं कि वो पॉइंट x डिस्टेंस पे है O से। तो इस ट्राइंगल O M M2 में x जो हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर, तो x का प्रोजेक्शन इस
तो बेस पे कितना होगा अभी। अच्छा, ये एंगल हमने यहाँ दिया हुआ है, ये एंगल यहाँ हमारा थीटा है। आर जो है थीटा एंगल बना रहा है हमारा एक रेफरेंस एक्स एक्सिस से, इसको मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है। रेफरेंस एक्स एक्सिस से आर एंगल बना रहा है थीटा, एफ वन एंगल बना रहा है थीटा वन, एफ टू बना रहा है थीटा टू। तो एक्स हाइपोटेन्यूज का प्रोजेक्शन ऑन दिस परपेंडिकुलर एम एम टू कितना हो गया, एक्स साइन थीटा हो गया ना। हाइपोटेन्यूज का प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर पे लेके लेंगे तो कितना हो गया, एक्स साइन थीटा। तो इस आर को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्स साइन थीटा से। तो ये लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि आर और साइन थीटा को इकट्ठा करेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर साइन थीटा इंटू एक्स। अब आर साइन थीटा क्या है, अब एक देखिए बड़ा ट्राइंगल पकड़िए ओ सी डी, इसमें आर क्या है, हाइपोटेन्यूज। और तो फिर आर साइन थीटा क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑन दी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है इस ट्राइंगल में, सी डी। तो आर साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं सी डी इंटू एक्स। अब सी डी को कैसे लिख सकते हैं, सी एच प्लस एच डी इंटू एक्स, ठीक है ना। अब सी एच क्या है, सी एच क्या है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल ले बी सी एच, तो सी एच जो है एक परपेंडिकुलर है। तो ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, ये जो बी सी है इसका प्रोजेक्शन है सी एच, ठीक है। बी सी क्या है हमारा, एफ वन है, क्योंकि बी ओ ए सी, बी ओ ए सी एक पैरेललोग्राम है। तो बी सी बराबर है एफ वन के। तो सी एच क्या है, एफ वन का प्रोजेक्शन है। एंगल कितना है ये हमको पता है, ये रेफरेंस एक्स एक्सिस है तो इसके पैरेलल ये भी इसको एक्स मान ले। तो एफ वन का एंगल रेफरेंस एक्स से कितना है, थीटा वन। तो सी एच कितना हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ एफ वन विच इज एफ वन साइन थीटा वन, ठीक है। अब एच डी, एच डी क्या है, एच डी बराबर है बी एफ के, क्योंकि एक रेक्टेंगल है बी एच डी एफ। एक इस रेक्टेंगल में एच डी बराबर है बी एफ के। बी एफ क्या है, अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल पकड़े ओ बी एफ, तो उसमें बी एफ क्या है, परपेंडिकुलर। उस उस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज कितना है, एफ टू। तो एफ टू का प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर पे लें तो कितना होता है, एफ टू इंटू साइन ऑफ, अब इसमें एंगल कितना है, ये एंगल थीटा टू। तो एफ टू साइन थीटा टू गुना एक्स, की एक्स तो सेम ही रहेगा बाहर, ठीक है। बस अब ये थोड़े से टर्म्स रीअरेंज करने हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, एफ वन इंटू, ये ब्रैकेट खोल देंगे, एक्स साइन थीटा वन प्लस एफ टू इंटू एक्स साइन थीटा टू। अब हम ये टर्म लेते हैं एक्स साइन थीटा वन। ऐसा लग रहा है ना कि ये एक्स का प्रोजेक्शन है किसी एक परपेंडिकुलर पे। तो देख लेते हैं, ये ट्रायंगल है ओ एम एम वन, एक्स का प्रोजेक्शन थीटा वन से ले। तो ट्राइंगल पकड़े ओ एम एम वन राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक्स है हमारा हाइपोटेन्यूज, उसका प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर पे, परपेंडिकुलर क्या है, एम एम वन, उसका प्रोजेक्शन कितना है, आर वन। तो एफ वन इंटू आर वन प्लस एफ टू इंटू, अब एक्स का प्रोजेक्शन अगर थीटा टू एंगल होता तो कितना है, उसके लिए अब हम एक दूसरा ट्राइंगल देखेंगे ओ एम एम थ्री। इस ट्राइंगल में एक्स क्या है, हाइपोटेन्यूज, उसका प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर पे लें, थीटा टू अगर ये है तो ये हो गया बेस इधर, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो एक्स साइन थीटा टू कितना बन गया, आर टू। बस ये हमको प्रूव करना था, ये पीछे आर इंटू आर इज इक्वल टू एफ वन आर वन प्लस एफ टू आर टू। तो आर इंटू आर से हमने स्टार्ट किया था लेफ्ट हैंड साइड से, आर इंटू आर इज इक्वल टू एफ वन इंटू आर वन प्लस एफ टू इंटू आर टू। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डायरेक्ट डेरिवेशन भी आता है, और नहीं तो बहुत सारे ऑलमोस्ट सभी न्यूमेरिकल्स में ये यूज होता है। वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम। इसके बारे में हमने थोड़ा सा अभी बात किया था कि अगर एक बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं और हम बोले कि सिस्टम ऑफ फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, तो इसका क्या मतलब है,
कि नो ट्रांसलेशन मीनिंग। अच्छा, उसके पहले एक बार देखते हैं रिजिड बॉडी क्या है। रिजिड बॉडी इज एन आइडियलाइजेशन वेयर डिफॉर्मेशन इज नेग्लिजिबल अंडर फोर्सेस। मतलब कि इतनी इतनी सख्त कठोर बॉडी है कि आप उसके ऊपर जितना मर्जी फोर्स लगाइए वो डिफॉर्म नहीं होगी, टूट जाएगी, भले ब्रिटल होगी या जैसे भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन डिफॉर्म नहीं होगी। और ये अब ऑब्वियसली वर्ल्ड में ऐसी कोई बॉडी है नहीं कि आप उसके ऊपर फोर्स लगाते रहें और डिफॉर्म नहीं हो, इसीलिए यहाँ पर ये शब्द यूज किया गया है, आइडियलाइजेशन है ये। आइडियल स्टेट में एक बॉडी डिफॉर्म नहीं होगी। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या बोलती है कि समेशन ऑफ फोर्सेज इज जीरो। अब हमने बात की थी फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो अगर एक बॉडी पे फोर्सेज लग रहे हैं लेफ्ट से भी राइट से भी, और अगर वो बराबर हैं मैग्नीट्यूड में, इधर भी F1 है इधर भी F1 है, तो ये बॉडी हिलेगी नहीं। हिलेगी नहीं मतलब चलेगी नहीं, इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा एक्स डायरेक्शन में। तो इसको बोलते हैं नो ट्रांसलेशन, सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो। अब ये तो एक्स डायरेक्शन की फोर्सेज हैं, सिमिलर हम बात कर सकते हैं वाई डायरेक्शन की भी। अब अगर ये रिजिड बॉडी है तो ऊपर फोर्स लगाओ तो ये नीचे वाला जो है वो रिएक्शन फोर्स बन जाता है, न्यूटन थर्ड लॉ से, राइट। फिर तीसरी बात, सॉरी दूसरी बात, अब एक सपोज ऐसे एक बार है, उसको हमने यहाँ हिंज किया हुआ है, उस पर एक फोर्स यहाँ से लगाए एक फोर्स यहाँ से लगाए। अब देखिए वाई डायरेक्शन में फोर्सेज बराबर हैं, सपोज इनका मैग्नीट्यूड F1 है, तो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन कितनी है, F1 माइनस F1। अगर एक तरफ की फोर्स को हम पॉजिटिव मान लें, सपोज ऊपर वाली फोर्सेस को हम मान लेते हैं पॉजिटिव, ये एक बस अजम्पशन है, आप अज्यूम कर लीजिए कि मैं ऊपर वाली फोर्सेस को पॉजिटिव मानूंगा, आप चाहे तो नीचे वाले को भी मान सकते हैं। बस इससे न्यूमेरिकल वगैरह में भी सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाती है। और जब भी आप जो भी माने उसको आप ऊपर में लिख दीजिए, अज्यूमिंग अपवर्ड फोर्सेस आर पॉजिटिव, अज्यूमिंग डाउनवर्ड फोर्सेस आर पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो ऊपर की फोर्स अगर प्लस F1 है तो नीचे की फोर्स माइनस F1 है, तो नेट फोर्स हो गई जीरो। बट क्या ये रॉड स्थिर रहेगी, विल इट बी स्टेबल, विल इट बी स्टेशनरी, नो, इट विल स्टार्ट टू रोटेट, है ना। क्यों रोटेट होगी, तो इस फोर्स का मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट, अभी हमने बात किया था मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, सपोज ये मिड पॉइंट पे है, तो ये डिस्टेंस भी r, ये डिस्टेंस भी r, इस फोर्स का मोमेंट एट दिस पॉइंट कितना हुआ, F1 इंटू आर। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट की भी। तो मूवमेंट के दो डायरेक्शन होते हैं, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये तो क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें भी आप मान लीजिए किसी को भी, एक को पॉजिटिव मान लीजिए एक को नेगेटिव मान लीजिए, जो मन करे। तो ये फोर्स जो इस पॉइंट के अबाउट लग रही है, इट रॉड ऐसे घूमेगी, ये सब बात हम मानते हैं, ये रॉड ऐसे घूमेगी तो क्लॉकवाइज घूम रही है, ये फोर्स का मोमेंट क्लॉकवाइज ही है, और क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव माना तो प्लस F1 इंटू आर लगेगा। और ये फोर्स का मोमेंट भी इस रॉड को क्लॉकवाइज ही घुमाने के लिए कोशिश करेगा, तो इसलिए ये वाला मोमेंट भी पॉजिटिव है, तो ये भी F1 आर हो गया। तो नेट मोमेंट ऑन दिस बॉडी अबाउट दिस पॉइंट, तो जब भी मोमेंट की बात करेंगे हमेशा अबाउट पॉइंट बोलेंगे, तो नेट मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 2 इंटू F1 आर हो गया। तो ये जो है जीरो के बराबर नहीं हुआ। तो इक्विलिब्रियम के इसलिए दो कंडीशन है, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, साथ में साइमल्टेनियसली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या, नेट फोर्स इज जीरो मीनिंग नो ट्रांसलेशन, नेट मोमेंट इज जीरो मीनिंग नो रोटेशन। So these two conditions ensure that body remains at rest or moves with constant velocity. अब जरूरत क्यों पड़ी हमको इस बात, इस सिद्धांत की, रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम की जरूरत क्यों है, तो हमको क्वेश्चन में दिया होगा, a system of forces is acting on a rigid body. If the body is in static equilibrium, then determine x, y, z. तब पूछ लेगा हमसे दो तीन चार चीजें निकाल के कंप्यूट करके बताइए। तो अगर हमको गिवन होगा कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो हम ये दोनों कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। और अगर नहीं अज्यूम कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में है, तो फिर ये दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं होंगी, तो फिर हमारे एक्स और वाई सॉल्व नहीं होंगे। उसको फिर सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट थोड़ा सा एडवांस मैकेनिक्स लगता है, डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी बेसिक्स जो है वो ये है कि इक्विलिब्रियम में हम मान लेते हैं, अलबत्ता तो गिवन ही होगा क्वेश्चन में कि आप मान लीजिए इक्विलिब्रियम में है, या गिवन है कि इक्विलिब्रियम में है, एंड देयरफॉर सॉल्व फॉर एक्स वाई और जेड। और अब हम नेक्स्ट क्लास में इस ये कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हम थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे, इससे आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।